अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। और जो है आज हम दिन का आगाज़ करेंगे खुशगवार बातों के साथ। जैसे कि आप जानते हैं हम आपसे सेहत और लाइफस्टाइल की टिप्स शेयर करते हैं, और यकीनन आपने अपनी सुबह का आगाज़ शानदार नाश्ते के साथ तो कर लिया होगा, कॉफ़ी या चाय के साथ, और साथ में पता नहीं आप पराठा खाने के शौकीन हैं या सैंडविचेस, या फिर आप क्लीन और हेल्दी ईटिंग पर बिलीव करते हैं। तो ये सब तो आपका हो गया आज का नाश्ता। लेकिन अगर आप अखबार पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आपसे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में करंट अफेयर्स की न्यूज़ शेयर करूंगी आपसे, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर तमाम जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो उससे आप अवेयर हो जाएंगे। और जो हमारा दूसरा सेगमेंट है आज, वो है मॉडलिंग प्रोफेशन के हवाले से। यानी कि जो कोई भी मॉडलिंग फील्ड को अपनाना चाहता है, इस प्रोफेशन में आना चाहता है, उसको ये ज़रूर देखना चाहिए ताकि उसको पता चले कि उस फील्ड में क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं, किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, किस तरह से ग्रो किया जा सकता है इस मॉडलिंग फील्ड में। क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट होंगे वो भी मॉडल इसी फील्ड से होंगे और मॉडल ही होंगे, तो बहुत प्यारी से मॉडल है, ज़रूर देखिएगा हमारा नेक्स्ट सेगमेंट। और जो है हम अपने अच्छी बात से आगाज़ करने जा रहे हैं अपने पहले सेगमेंट का। और आज की अच्छी बात जो है ना, वो है तो बहुत मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ आसान बात है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी आजमाइशों और मुश्किलात और इंतज़ार के मरहलों से भरी हुई है। कभी जो हालात है ना वो हमारे फेवर में नहीं होते, और कभी मेहनत के बावजूद नतीजा फ़ौरन सामने नहीं आता। तो ऐसे में इंसान जल्दबाजी, मायूसी और शिकायत का शिकार हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा हम कंप्लेंट्स करने लगते हैं। हम जो है ना अल्लाह पे तवक्कल छोड़ के बंदों से मांगने लगते हैं, बंदों से एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, और वहीं से हमारी जो है ना सारी प्रॉब्लम्स का आगाज़ हो जाता है, और फिर हम दिल शिकस्ता और मायूस हो जाते हैं। मगर दानिशमंदी यही है कि इंसान ख़ुद को संभाले और सब्र का दामन थामे रखे। मतलब ये जो है ना इट्स ईजी सेड देन डन कि आप सब्र का दामन थामे रखें। सब्र इंसान को मुश्किल घड़ी में साबित कदम तो रखता है और इसे टूटने के बजाय मजबूत बनाता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। मतलब मैं समझती हूँ कि जो शख्स हालात का मुकाबला सब्र और इस्तकामत के साथ करता है, वो वक्त के साथ ना सिर्फ मसाइल से निकल आता है, बल्कि तजर्बा, शऊर और पुख्तगी भी हासिल करता है। लेकिन फिर वही बात मैं कहूँगी कि ये आसान नहीं है, और ना ही हर किसी का जो है ना कप ऑफ टी है। हकीकत यही है कि ज़िंदगी में जो कामयाबी है अक्सर उसी को मिलती है जो इंतज़ार करना जानता है, और सब्र के साथ की गई मेहनत बिलाखिर रंग ज़रूर लाती है और इंसान को उसका मीठा फल ज़रूर मिलता है। लेकिन देखा ये गया है कि कामयाबी सिर्फ उन लोगों के कदम चूमती है जो जल्दी मायूस नहीं होते और मुश्किल वक्त में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। तो ये जो सब्र होता है ना, और इस्तकामत जो होती है, वो इंसान को ये सिखाता है कि हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती है और हर मुश्किल के बाद आसानी हो जाती है। मतलब ये दीज आर द फ्रेजेस जो कि हम आए दिन सुनते रहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट हैव बिन वेरी डिसअपॉइंटेड इन के पता नहीं, ये तो हर कोई कहता है लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब हम लोग जो है ना बहुत जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा होता है। जो हमारी हालात, जो हमारी प्रेजेंट मोमेंट होता है ना, उसमें हमें कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा था। हमें कोई खुशी ऐसी नहीं दिख रही होती जिससे हमें लगे कि हाँ आगे सब अच्छा होने वाला है। तो ये सारी पॉजिटिव बातें ना हमें बस कचरा लग रही होती हैं। हमें लगता है कि बस ये बातें ना कहने की हैं, और बड़े आराम से हम कह देते हैं क्योंकि हमारे तो हालात अच्छे हैं। और जिससे कहा जा रहा होता है, जब उनके हालात अच्छे नहीं होते उनको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, समझ नहीं आ रही होती। यही वजह है कि कहा जाता है कि सब्र वक्ती तौर पर कड़वा ज़रूर लगता है, मगर इसका फल हमेशा मीठा और देरपा होता है, जो इंसान की ज़िंदगी को कामयाबी, सुकून और इत्मीनान से भर देता है। तो सब्र का ये कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा, और जो है यही आपके जो कामयाबी है उसका जुज़ है। यही बिलाखिर आपको सुकून और इत्मीनान भी देगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको यू हैव टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग एंड ट्रस्ट इन अल्लाह। और यही सब चीज़ें हैं जिसके साथ हम अपने दिन का आगाज़ करेंगे। और जो है ये कहते हुए मुझे ख़ुद भी बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है, क्योंकि आई माइट बी गोइंग थ्रू समथिंग कि जो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल फ़ेज़ हो लाइफ का। लेकिन डेफ़िनेटली हम सब के लिए यही अच्छी बात है कि हम सब्र का दामन हाथ
उसे हाथ में थामे रखें और अल्लाह पे तवक्कल करें। तो चलते हैं कुछ रात भर की खबरों की जानिब, जिसमें हम मुल्की और आलमी सतह पर अपडेट्स शामिल करेंगे आपसे। और जो सबसे बड़ी आज की टॉप स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो अफसोसनाक भी है, गमनाक भी है। लेकिन ये कि बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया हैं, उन्होंने अपनी भरपूर ज़िंदगी जी कर जो अपना टेन्योर है वो मुकम्मल करके 80 बरस की उम्र में बिलाखिर वो इंतकाल कर गई हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिदा ज़िया जिगर के आर्जे समेत कई अमराज में मुब्तला थीं और काफ़ी अरसे से अस्पताल में ज़ेर इलाज भी थीं। ताहम आज वो खालिक हकीकी से जा मिली और उनका इंतकाल दारुल हुकूमत ढाका के अस्पताल में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे हुआ है। तो गुज़िश्ता रोज़ जो है डॉक्टर्स ने उनकी हालत को बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केयर यूनिट में ज़ाहिर है वो रहीं, और इस हवाले से उनका जो इलाज करने वाले मेडिकल बोर्ड थे डॉक्टर ज़ियाउल हक, उनका कहना था कि खालिदा ज़िया को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था, मतलब वेंटिलेटर पे उनको रखा गया था। बाकी से उनका डायलिसिस किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही डायलिसिस रोका जाता था तो उनकी हालत फिर तकलीफ़ में आ जाती थी। वो आप कहते हैं ना कि ज़िंदगी उस स्टेज पर आ गई थी कि अगर सेहत मिल भी जाती ना तो वो इतनी ज़्यादा तोड़ फोड़ हो चुकी थी जिस्म कि उसके बाद फिर वो ज़िंदगी खालिक के सुपुर्द कर दें तो वही ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये उम्र का वो पेचीदा हिस्सा था उनका, जिसमें हर बीमारी एक साथ उनको हो गई थी, जिसका और हर बीमारी का एक साथ इलाज मुमकिन नहीं रहा था, ये कहना है डॉक्टर्स का। तो फाइनली उनको अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया, उनकी मुश्किल आसान कर दी। हम तो यही कहते हैं, क्योंकि हम मुसलमानों का यही बिलीफ है। और बाकी अपनी पूरी उम्र जी के गई हैं, बेशक 80 साल की उम्र जी के गई हैं, लेकिन ये कि बस अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल आसान की, उनकी तकलीफ़ दूर की। नेक्स्ट टॉप स्टोरी की जानिब चलते हैं और आपको बताएंगे पाकिस्तान ने इसराइल के सोमाली लैंड को तस्लीम करने के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। अच्छा, अब क्या कर रहा है इसराइल के आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को जो है ज़ाहिर है जितने भी ममालिक हैं, हम जो है एक तरह से कोऑर्डिनेशन में तो हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें। तो हम बिल्कुल उनके जो गज़ा में रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है उसमें साथ देंगे, गज़ा को दोबारा से तामीर करने में, उनको जो है ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान बीइंग मुस्लिम कंट्री कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। इसराइल के सोमाली लैंड को तस्लीम करने का जो ऐलान है वो पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है और फ़लस्तीनी अवाम की किसी भी बेदखली की कोशिश को नाकाबिल कबूल भी करार दिया है। तो सोमाली लैंड को मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है उसका हंगामी इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तानी नायब मंदूब उस्मान जदौन ने सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद कर दिया। और पाकिस्तानी नायब मंदूब उस्मान जदौन ने सलामती कौंसिल को आगाह किया कि जो इसराइल है वो गज़ा से फ़लस्तीनी को दरबदर करके सोमाली लैंड भेजना चाहता है। और उस्मान जदून का कहना था कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करता है, और उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि जो फ़लस्तीन है उसका मामला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक 2 रियासती हल ना, जो मतलब हम हमेशा से पाकिस्तान कहता आ रहा है, और ये करारदाद के मुताबिक भी है कि जो 2 रियासतें 2 नेशन इसका जो सोल्यूशन है उसी के ज़रिए हल करवाया जाए। उन्होंने सलामती कौंसिल को बताया कि सोमाली हुकूमत मुल्क इस्तेहकाम के इक़दाम कर रही है, लेकिन इसराइली रवैया गैर ज़िम्मेदाराना और ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। पाकिस्तानी नायब मंदूब ने वाज़ेह किया है कि ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की जो खुद मुख्तारी है और सालमियत है उसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। तो ये तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ आपने सुना। और जो है अब एक और अच्छी न्यूज़ आपसे शेयर करने जा रही हूँ, और वो ये है कि जो हमारे सिंध के वज़ीर आला हैं सैयद मुराद अली शाह, उनके खुसूसी हिदायत पर जैकबाबाद के मुस्तहिक और मुश्किलात का शिकार ख़ानदान को रोज़गार और माली सहारा फराहम कर दिया गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है कि अगर आप किसी को मुश्किल में देखें तो उसकी फ़ौरन मदद को आएँ। अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी और से कहें, मतलब कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला वो ज़रिया बना देता है। जैसे अकबर अली जमाली के लिए उनके बेटे रज़ा मोहम्मद जमाली को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सब डिवीज़न जैकबाबाद में चौकीदार के तौर पर यौमिया उजरत पर तैनात कर दिया गया है, और रज़ा मोहम्मद जमाली वाटर स्कीम की ऑपरेशन और मेंटेनेंस के उमूर अंजाम देंगे।
तो वज़ीर आला सिंध की खुसूसी हिदायत पर अकबर अली जमाली को फौरी रिलीफ के तौर पर 1 लाख रुपए की माली मुआवनत भी फराहम की गई है। अच्छा, जो हुकूमत सिंध है उन्होंने रज़ा मोहम्मद जमाली को जल्द अज जल्द वर्क चार्ज बेस यानी कंटिजेंसी पर ऑर्डर जारी करने का भी फैसला किया है और ख़ानदान की समाजी बहबूद के लिए एक उनकी जो बेटी थी उसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल करवाने के लिए मुतल्लिका इदारे को दरख्वास्त देने का भी फैसला किया है। तो ये जो थे ये कुली थे और इनके आई साइट भी ख़त्म हो गई थी, तो ये काफ़ी मुश्किल में थे। वज़ीर आला सिंध ने इनकी मदद का फ़ैसला किया, इनको जो है ना हर तरह से रोज़गार फराहम किया, इनकी बेटी को इनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करके इनकी मदद की। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है वज़ीर आला सिंध की जानिब से। तो ये तो था मतलब एक अच्छा स्टेप। लेकिन जो नेक्स्ट टॉप स्टोरी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो वही है जो कराची के जो है ना हम हालात देखते आ रहे हैं। मतलब आई डोंट लिटरली नो कि कराची के हालात कब बदलेंगे। यही सब चीज़ें अभी एक वाक़या हुआ कि कराची के एक नीपा चौरंगी के करीब मेन होल में बच्चा गिरकर जाँ बहक हुआ। किस वजह से? जो गटर का ढक्कन था वो नहीं था। और यही कुछ दोबारा रिपीट होता है फ़ौरन ही। यानी कि हम ये अभी देख रहे हैं, भी कुछ अरसा नहीं हुआ, लोगों ने अभी उनके आंसू भी नहीं सूख पाए, लेकिन फिर वही वाक़या हो जाता है और फिर वही सब इल्ज़ाम तराशियाँ, फिर वो इधर उधर, मतलब इंतज़ामिया की वही गफलत। यहाँ पर कब हालात सही होंगे आई लिटरली डोंट नो। तो ये कराची का इलाका है कोरंगी, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है कि खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक बच्चे की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। और जो जाँ बहक था दिलबर, वो बच्चा, वो वालिदैन का इकलौता बेटा था, घर के बाहर खेलते हुए गटर में गिरा और चचा ने बच्चे की लाश निकाली। और इकलौती औलाद के ज़ाहिर जाने से जो वालिदैन हैं वो तो गम से निढाल हैं ही, लेकिन हमारे जो डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद हैं, उन्होंने बच्चे के घर जाकर लवाहिकीन से ताज़ियत की और कहा कि गटर के ढक्कन के लिए हर यूसी को 1 लाख रुपए दिए गए थे। वो ये कह रहे हैं कि हर यूसी को 1 लाख रुपए दिए गए थे। मतलब ये जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा कि सिर्फ पैसे देने से काम नहीं होता, उसको मेक श्योर भी करना चाहिए इंतज़ामिया को कि वहाँ पर वो ढक्कन लगे हुए हों ताकि किसी की जान तो ना जाए। तो खैर यूसी चेयरमैन को 10 दिन पहले गटर पर लगाने के लिए जो ढक्कन दिए थे, सानहे के जिम्मेदारों को सख्त सज़ा देंगे। अच्छा, सज़ा देंगे, उसके बाद फिर दोबारा यही खुदा न खास्ता वाक़या हो जाएगा, फिर किसी बच्चे की जान जाएगी। लेकिन ये कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि कराची में कुछ बदलने वाला तो है नहीं। पता नहीं कौन सी वो क़यामत की घड़ी होगी जब ये कुछ इनको खौफ खुदा होगा और ये कुछ अपना काम ज़िम्मेदारी से अंजाम देंगे। दूसरी जानिब जो पीटीआई टाउन चेयरमैन गौहर खटक हैं, कोरंगी पहुंचे और इलाका मकीनों ने ज़ाहिर है उन पर शोर शराबा किया। इस मौके पर गौहर खटक ने कहा कि मैं हल्फन कहता हूं कि हमें गटर का एक ढक्कन नहीं दिया गया। मतलब वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनको नहीं मिला कुछ भी, आप अपने पास से कर देते। मतलब ये कौन से इतने, इसमें कौन सा इतना बड़ा बजट है जो जिस सिर्फ एक गटर के ढक्कन नहीं लग रहे इन लोगों से। उन्होंने कहा कि हम साबित कर देंगे कि गटर के ढक्कन दिए गए हैं तो सियासत छोड़ने को तैयार हूँ। मतलब वो अपनी जगह सही होंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं जब मैं सियासत छोड़ने को तैयार हूँ, उनको नहीं मिला होगा, लेकिन अपने पास से कर देते। उस जगह के वो कौन थे? मतलब कोई जिम्मेदार नहीं थे क्या? और एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना है कि कराची में खुले मैनहोल्स शहरियों के लिए मौत के कुएं बन चुके हैं। बस एमक्यूएम अब यही राग अलापती है, सिर्फ ये कि ऐसे वक्त में सच तो बोल देती है, लेकिन वही बात कि उसके सच का किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। खैर नेक्स्ट टॉप स्टोरी की जानिब जाएंगे और कुछ आलमी ख़बरों को शामिल करते हुए आपको बताएं। जो अमरीकी सदर हैं, उन्होंने फ्लोरिडा में नेतन्याहू से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान पर जौहरी तंसीबात तामीर करने की कोशिश करें। मतलब फिर अमरीका ईरान के पीछे पड़ गया है, दोबारा से जंग। मतलब अमरीका को भी चैन नहीं है, वो फिर से जंग को हवा देने की कोशिश कर रहा है। फिर से ईरान पर जौहरी तंसीबात का जो है ना वो इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि वहाँ पर दोबारा से जो ये इंस्टॉलेशंस हैं ये की जा रही हैं, और जो है ना ईरान ने जौहरी तामीरात जारी रखी तो इन पर फौरी हमलों की हिमायत करेंगे। अब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान जौहरी प्रोग्राम दोबारा तामीर करे तो हमें इन्हें गिराना होगा।
मतलब उन्होंने फिर से वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो अमेरिका की पॉलिसी है उसके तहत उन्होंने बता दिया है सारी दुनिया को कि हम दोबारा ईरान पे हमला करने जा रहे हैं। मतलब हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम जंग ज़रूर करेंगे और दुनिया का अमन ख़राब करेंगे। और लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि हम B-2 बमबार भेजकर अपना ईंधन ज़ाय करें। मतलब एक तरफ उनको ये भी अपना ज़ौम है कि उनके B-2 बमबार भेजकर वो अपना ईंधन ज़ाय करने पर नहीं फोकस करेंगे, बल्कि वो चाहते हैं कि ईरान से मुआहदा कर लें। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है कि आप नेगोशिएशन टेबल टॉक पे जाएँ, कोई एग्रीमेंट कर लें। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू के हमरा गुफ्तगू करते हुए इसराइल का साथ आखिर वक्त तक जारी रखने का ऐलान कर दिया। देखें, यहाँ पर भी इसराइल जबकि कितना बड़ा जारह मुल्क है, लेकिन अमेरिका उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी कुरान में इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि अमेरिका इसराइल का जो गठजोड़ है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो पता नहीं इसराइल से अमेरिका को इसराइल से क्या मिल रहा है, लेकिन अमेरिका ने इसराइल का साथ नहीं छोड़ना है। और ये बात उन्होंने अपनी ये स्टेटमेंट में भी कह दी है, आखिर वक्त तक के जारी रखेंगे ये साथ। और उनका कहना है कि इसराइल एक अहम उनसर है, उनका एक अहम पार्टनर है और इसराइल की सपोर्ट वो जारी रखेंगे। सदर ट्रंप का कहना था कि हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया तो उसे कीमत चुकाना होगी। मतलब दूसरी जानिब ये गज़ा पर जो, क्योंकि हमास ही वहाँ पर, हमास को ही जवाब बनाते हैं गज़ा पर हमले का, तो फ़लस्तीन को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। मतलब जैसे वहाँ पर रिहैबिलिटेशन की बहुत सारी जो बातें हो रही हैं, लेकिन हमास को ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर बनाकर वो किसी न किसी तरह दोबारा से वहाँ का भी तहस नहस करने को तैयार है। और गज़ा से इसराइली इनखला अलग मामला है, इस पर हम बात करेंगे। अच्छा, मतलब उस मामले को जो बेसिक मामला है उस पर वो बात करेंगे, वो अलग मामला उन्होंने कह दिया। लेकिन हमास पर दोबारा वो उस पर जो है मतलब हमास को कीमत चुकानी होगी। इसका मतलब है कि फ़लस्तीन को और गज़ा को कीमत चुकानी होगी। अच्छा, मकबूजा जो मगरबी किनारे हैं उससे मुतालिक तवील बातचीत हुई है और मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल और तुर्की में तसादुम का ख़तरा है। तो जो एक और अहम बल्कि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर कर दूं कि जो मगरबी किनारे का मामला है उसमें सदर ने यह भी कह दिया है कि इसराइल और तुर्की के दरमियान तसादुम का ख़तरा है। मतलब अब तुर्किया है वो भी लपेट में आने वाला है इस जंग की, और इसराइल तुर्की पे भी हमला करने जा रहा है। एक और मतलब अमन के लिए ख़तरा आपको बता दूं कि वो इसराइल जो है वो तुर्की पे हमला करने जा रहा है। और अमरीकी सदर ने कहा है कि गज़ा मंसूबे का जो दूसरा मरहला जल्द शुरू होने वाला है और गज़ा की तामीर नौ जल्द शुरू हो जाएगी। मतलब सारी धमकियाँ देने के बाद अमरीकी सदर कह रहे हैं कि अब गज़ा की तामीर नौ दोबारा शुरू हो जाएगी। मतलब वही सारे इनके अहदाफ, जैसे वो इराक़ में, अफ़गानिस्तान में, हर जगह अपने अहदाफ पूरे करने के बाद फिर वो कहते हैं कि अब इनकी तामीर नौ का सिलसिला शुरू करेंगे। तो मतलब सारी धमकियाँ दे दी, ईरान पर भी वॉर का इंतबाह दे दिया, तुर्किया पर भी इंतबाह दे दिया, दोबारा से हमास का बोल के फ़लस्तीन को भी उजाड़ने की बात कर दी। लेकिन फिर अब आखिर में कह देते हैं कि गज़ा की तामीर नौ जल्द शुरू हो जाएगी। तो सदर ट्रंप ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले का सुनकर बहुत बुरा लगा और यूक्रेनी हमले का सुनकर गुस्सा आया। यूक्रेनी अमन के लिए अभी कुछ पेचीदा मसाइल हैं। तो ये तो थी कुछ आलमी खबरें आपसे शेयर की। अच्छा, जो फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास, उनके अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान है अबू उबैदा, उनकी शहादत की भी तस्दीक कर दी गई है। और अल-क़स्साम ब्रिगेड के नए तर्जुमान ने आज जारी किए गए अपने वीडियो बयान में अबू उबैदा समेत अल-क़स्साम ब्रिगेड के दीगर कमांडर्स की शहादत की भी तस्दीक कर दी है। तो ये ख़बर भी आज की टॉप स्टोरी में हमारे पास शामिल है। और जो हुज़ैफ़ा हैं वो अल-क़स्साम के मीडिया विंग अल-एलाम अस्करी के सरबराह हैं। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट टॉप स्टोरी पर और आपको बताएं कि सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ क्या हुआ। जो इनकी सरकारी रिहाइश का है ना, उस पर 91 ड्रोन से हमला किया गया। रूस ने यूक्रेन पर सदर व्लादिमीर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम लगा दिया और हमले के वक्त सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं थे। मतलब चलो वो बच गए, उनकी ज़िंदगी थी। तो रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोफ ने कहा है कि यूक्रेन ने
सदर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की है और यूक्रेन ने 28 और 29 दिसंबर के दरमियान रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स फायर किए हैं और यूक्रेन के फायर किए गए तमाम 91 ड्रोन्स मार गिराए हैं। और यूक्रेन का हमला रियासती दहशतगर्दी है और यूक्रेन के ऐसे गैर जिम्मेदाराना इक़दाम का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। जो दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की है, उन्होंने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया, कोई नहीं मानता। तो यूक्रेनी सदर ने कहा है कि रूस अमन बातचीत को ख़राब करना चाहता है। अच्छा, ये भी एक तरीक़ा होता है जब आप अमन के लिए बातचीत करते हैं ना, तो कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है जिसकी वजह से फिर से आप ज़ीरो पे आ जाते हैं। तो रूस यूक्रेन की सरकारी इमारतों पर हमले का जवाब बना रहा है और अमेरिका को रूस की धमकियों पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए। ये तो थी आपको कुछ खबर दी आपको जो व्लादिमीर पुतिन के साथ हुआ। अच्छा, अब चलते हैं श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो खेले गए मैच है उसके दौरान भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की नौजवान स्पिनर विशनवी शर्मा है, उनका एक जेस्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और भाई इन्होंने एक गैर मुतवक्का वाक़े की वजह से तवज्जो का वो मरकज़ बन गई हैं। कहते हैं ना, जो बस आपकी आदत होती है ना, अगर आपने उस पर कंट्रोल नहीं किया तो वो, क्योंकि जो लोग लाइमलाइट में होते हैं, जो कि स्क्रीन पर होते हैं, जो कि जिनको अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी हो, अगर उनको इस चीज़ को संभालना ना आए तो आप समझ आए कि फिर क्या हो सकता है। तो बस यही चीज़ हुई, वो अपनी आदत से मजबूर, उन्होंने जो कुछ भी बोला गुस्से में या फिर जल्दबाजी में या मतलब एक बहुत आप ये कहते हैं कि गैर मुतवक्का था ये कि उनके मुंह से एक गाली निकली जो कि स्क्रीन पर कैप्चर हो गई और मेरे ख्याल में वो इतनी मतलब इतनी एविडेंट और इतनी विजिबल है कि हर कोई समझ सकता है। और फील्डिंग के दौरान रन आउट का मौका ज़ाय होने पर विशनवी जज्बात पर काबू ना रख सकें और कैमरे में ज़ेर लब एक गाली कह दी जो स्क्रीन पर आते ही सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई। और वाक़ई के फौरी बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि ये लम्हा बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है तो उन्होंने फिर मुंह पर हाथ रखकर शर्मिंदगी का इजहार किया, जिस पर शायकीन क्रिकेट ने मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया। तो वही बात ना कि मेरे ख्याल में गालियों की आदत जिसको होती है ना, तो फिर वो उसके ऊपर काबू नहीं पा सकता, चाहे वो कितना बड़ा स्टार हो या चाहे उसको कितनी इज्जत से नवाज दिया हो। तो ऐसी आदतों को अगर आप पहले ही से बचपने से, वो कहते हैं ना तरबियत में आपके एक चीज़ होती है, अगर आपकी तरबियत में कोई कमी है तो वो फिर आप लाइफ लॉन्ग इसको नहीं कंट्रोल कर सकते। तो यू शुड कंट्रोल, जहाँ पे आपको लगे कि आपसे कोई गलती हुई है तो उसको फिर उस पर वर्क किया कीजिए ताकि वो फिर ऐसा आगे ना हो। तो जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं उन्होंने ज़ाहिर है इस पर मज़ाहिया तबसरे भी किए और कुछ लोगों ने कहा कि खेल के दबाव में एक फितरी रद्द-ए-अमल इसको करार दिया है। तो ये तो थी कुछ एक ब्लंडर या कहें कि एक गैर मुतवक्का चीज़। अब बात करते हैं पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दरमियान जो सह मुल्की सीरीज़ है उसका तीसरा मैच बारिश की नज़र हो गया और जो दोनों टीमें हैं उनको एक एक पॉइंट दे दिया गया। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी और पाकिस्तान में मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 354 रन बनाए और पाकिस्तान की जानिब से सुमैर मिन्हास ने 142 और उस्मान खान ने 121 रन की शानदार इनिंग खेली और बारिश के बाद जिम्बाब्वे की टीम हदफ के ताक़ुब में बैटिंग का आगाज़ नहीं कर सकी। तो अब ज़रा कुछ मौसम की सूरत हाल पर बात कर लें। आपको बताया कि एज़ यूजुअल रोज़ाना हम आपको बताते हैं मौसम सर्द और खुश्क है, तो कहीं हल्की बारिश और कहीं बर्फ़बारी का भी आगाज़ हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम में शिद्दत आती जाएगी बर्फ़बारी भी बढ़ती जाएगी, सर्दी भी शदीद हो जाएगी। शुरू में थोड़ी सी ड्राइनेस रहती है, उसके बाद फिर बहुत शिद्दत आ जाती है और फिर कहीं ना कहीं धुंध भी होती है, जिसकी वजह से मोटरवेज़ पर ट्रैफिक की रवानी को सूरत हाल को मुनज़्ज़म रखने के लिए आपको एडवाइस जारी की जाती है और जो है शहरियों को हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ मकामात पर मोटरवेज़ को आर्जी तौर पर बंद या जुज़वी तौर पर बहाल भी किया जाता है। तो इसलिए आप लोग खुद ही ख्याल कीजिए, जो ट्रैफिक की हिदायत हैं, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल है उस पर अमल करते रहें और शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ज़रूरी है ताकि धुंध के दौरान मुमकिन हादसात से बचा जा सके। चलते हैं नेक्स्ट टॉप स्टोरी की जानिब और वो है हमारी लाइफस्टाइल एंड हेल्थ से रिलेटेड
और आपको बताएं कि हमारी जो आँखें हैं, हमारे जिस्म का एक निहायत कीमती और ख़ूबसूरत हिस्सा है, जो हमें दुनिया को देखने, सीखने, तजुर्बात हासिल करने की सलाहियत देती है। और जो हमारा जदीद तर्ज़ ज़िंदगी है, उसमें ज़्यादा देर तक मोबाइल अगर हम स्क्रीन पर देखते हैं, तो उसकी वजह से हमारी आँखों को बहुत नुकसान भी पहुँच सकता है। और इस वजह से अच्छा, मेरे साथ भी यही हुआ है कि मेरी कभी भी आईसाइट वीक नहीं थी, लेकिन मैं मोबाइल को क्योंकि रात सोने से पहले अगर स्क्रॉल करती हूँ, देखती हूँ, तो उससे फिर मेरी आइज़ वीक होना शुरू हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी आँखों की वैसी नहीं रही हैं, इतनी तेज़ नहीं रही हैं जैसे पहले थी। तो भाई इसलिए आप सब लोग एहतियात करें। वक्त के साथ बिनाई का नुकसान भी पहुंच सकता है। आंखों की सेहत को नज़रअंदाज करना अक्सर तब होता है जब मसाइल शदीद हो जाएं। अच्छा, एक और बहुत बुरी बीमारी होती है आंखों की, जैसे मोतिया, ग्लूकोमा और मॉलिक्यूलर डिजनरेशन या ज़ियाबतीस भी इसमें शामिल होती है। तो ये अक्सर बीमारियां इस तरह की होती हैं कि बाकायदा आंखों का मुआयना और तशख़ीस इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। और आप अपनी आंखों की देखभाल को तरजीह देना ना सिर्फ मौजूदा बिनाई को महफूज रखता है, बल्कि मुस्तक़बिल में भी कई दहाइयों तक वाज़ेह और सेहतमंद नज़र बरकरार रखने में मदद देता है। मैंने आज भी देखा है बहुत सारी 90 साल की उम्र तक के भी लोगों की बिनाई को मैंने सलामत देखा है। और अल्लाह ताला इसी तरह ऐसे लोगों को बिनाई उनकी सलामत रखे, तमाम समात और जितने भी हमारे आज़ा है उन सबको सलामती दे। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट पैकेज है टूरिज़म से रिलेटेड, वहाँ पर अब हम आपको जो एक जगह एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं वो है सहराई थर। सहराई थर जो है वो सिंध की सकाफ़त, रिवायत और कुदरती खूबसूरती का हसीन इम्तिज़ाज है। और थर का सहरा जो है वो सिंध का सबसे वसी इलाका है, जो अपनी सकाफ़त की वजह से नुमाया हैसियत रखता है। मज़ीद इसके बारे में इस रिपोर्ट में देखिए। थर सिंध की सकाफत, रिवायत और कुदरती खूबसूरती का हसीन इम्तिजाज है। थर का सहरा सिंध का सबसे वसी इलाका है, जो अपनी सकाफत, रिवायत और कुदरती वसाइल की वजह से मुनफरिद हैसियत रखता है। ये इलाका दुनिया के बड़े सहराओं में शुमार होता है और रसाई के लिहाज से निस्बतन आसान होने की वजह से दोस्त सहरा भी कहा जाता है। जिलाई हेडक्वार्टर मिठी है, जिसे बास रिवायात के मुताबिक माई मिठा नामी खातून के कुएं से मंसूब किया जाता है। कराची से मिठी तक सड़क की अच्छी हालत और कोयले से बिजली पैदा करने के मंसूबों की वजह से सफर आसान हो गया है। मुल्की शाहराह के जरिए मखली, सजावल और बदीन से थर में दाखिला मुमकिन है और कराची से मिठी तकरीबन 5 से 6 घंटे में पहुंचा जा सकता है। थर में हिंदू और मुस्लिम सदियों से साथ रहते आए हैं और मजहबी त्योहारों में दोनों तहजीबी बरादरी के लोग शरीक होते हैं। मिठी शहर टीलों के दरमियान आबाद है और सबसे बड़ा टीला गुड्डी भट्ट कहलाता है, जिस पर तालपुर दौर के एक चेक पोस्ट भी मौजूद थी। शहर के तारीखी मुकाम और रात के मनासिर, जहां बत्तियां जगमगाती हैं और आसमान के तारे मंजर को दिलकश बनाते हैं, यहाँ के रिहायशियों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हैं। सहराई थर में दस्तकारी और रिवायती सनतें आज भी जिंदा हैं। रिवायती कपड़े, शॉले, वॉल और लेटर बॉक्स मुल्क के बड़े शहरों में दस्तयाब हैं। बाज लिबास ब्लॉक प्रिंटिंग या खड्डी पर तैयार किए जाते हैं, जो मशीन से बनी चादरों से ज्यादा पायदार हैं। मौसीकी और गायकी की रिवायत यहाँ के मुकामी गुलकारों के जरिए जिंदा है, जो ढाढकी, सिंधी और उर्दू में गाते हैं और सकाफती महफिल में रंग भरते हैं। रिहायशी निजाम में लोग ज्यादातर इग्लू नुमा कच्चे घरों में रहते हैं, जिनकी छतें घास से बनी होती हैं और हर चंद साल बाद इस पर ताज़ा घास लगाई जाती है। बाज घर सीमेंट और मिट्टी से बने हुए कमरे में रखते हैं, जिन्हें लांड्री कहते हैं। पानी आम तौर पर कुओं से हासिल किया जाता है और घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी खवातीन की होती है। बदलते वक्त के साथ कई देहातों में ट्यूबवेल आ गए हैं, जिससे पानी की रसाई आसान हो गई है। सहराई थर के लोग मेहमान नवाज हैं और मुसाफिरों की मदद करना उनकी रिवायत का हिस्सा है। मर्द कमीज शलवार या लुंगी पहनते हैं, मुस्लिम खवातीन कमीज शलवार और हिंदू खवातीन घाघरा या साड़ी पहनकर सकाफती विरसे को उजागर करती हैं। यहाँ मोर, परिंदे, हिरन और नील गाय भी पाए जाते हैं, जिनके शिकार पर पाबंदी है और सरहदी इलाकों में रेंजर्स निगरानी करते हैं। मिठी से 130 किलोमीटर दूर कदीमी शहर नंगर पाकर वाक़े है, जिसे कारोंजर पहाड़ी गोद में लिए हुए है। यहाँ के पहाड़ सुर्ख ग्रेनाइट पत्थर से भरे हैं और सूरज की रोशनी के साथ उनके रंग बदलते रहते हैं। नंगर पाकर में हिंदू मजहबी आस्थान, जैन धर्म के मंदिर और कदीम मस्जिदें मौजूद हैं, जो तारीखी और मजहबी हम आहंगी की अक्कास है।